फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। अच्छा, HIV के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की कि फर्स्ट पेशेंट जो HIV का था, ठीक है, एड्स का, वो 1980 के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हुआ। इसके ऊपर रिसर्च की गई और अगले 4 साल में 1984 के अंदर इसका पॉजिटिव एजेंट जो HIV है वो आइडेंटिफाई हो गया 1984 के अंदर। और फिर उसको जो है 1986 के अंदर जो है वो HIV का नाम दिया गया। ठीक है, ये बेसिकली एक वायरस है HIV, जो बिलोंग करता है कहां से, रेट्रो वायरसेस की क्लास में से। ये बेसिकली रेट्रो वायरस है जी। रेट्रो वायरसेस ऐसे वायरसेस को कहते हैं जो 100 नैनोमीटर डायामीटर कंटेन करते हैं, और ये हमारे पास स्फेरिकल वायरसेस हैं। ये किस तरह के वायरसेस हैं? ये स्फेरिकल वायरसेस हैं जी। डन हो गया। इसी तरह हमारे पास जो रेट्रो वायरसेस हैं हम ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस कहते हैं। ट्यूमर कॉजिंग, ठीक है, ये हमारे पास ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस हैं। अच्छा, HIV का जो स्ट्रक्चर है आपको पता है, ये स्फेरिकल वायरस है। हम इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिएगा आप, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ये जी, ये जी। अच्छा, ये स्फेरिकल वायरस है, ये इसके अंदर इसका कैप्सिड है। ठीक है जी। अब यहां पर जो है ये इसके स्पाइक्स हैं। ये क्या है? ये इसके स्पाइक्स हैं। ये इसके अंदर 2 RNA के स्ट्रैंड पाए जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है वो, अच्छा, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो है वो 3 एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, ये वाले। अब लेबल करना शुरू करते हैं इसको। ये इसका कैप्सिड है, ये इसमें प्रोटीन मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोटीन मैट्रिक्स है। ये जो है ये सॉरी इन्वेलप है, और ये हमारे पास इसका कैप्सिड है। ठीक है, ये जो है वो इन्वेलप है, और ये हमारे पास कैप्सिड है। ये हमारे पास प्रोटीन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आपको पता चलेगा कि, हाँ जी, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। 2 स्ट्रैंड होते हैं इसके। इसके अलावा जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे 3 एंजाइम्स। ये 3 एंजाइम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये जी। ये हमारे पास, अच्छा, ये अब जो इसका 3 एंजाइम है, पहले आप इसके नाम सुन लें। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हमारे पास प्रोटीएज, और ये हमारे पास इंटीग्रेज। डन हो गया, ये 3 एंजाइम है इसके पास। और इसके अलावा ये इसके स्पाइक्स हैं, जिसपे ये GP120 है, और ये GP41 है जी। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? स्पाइक्स। GP का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? इन्हें हम स्पाइक्स कह रहे होंगे। डन हो गया जी। अच्छा, नोटिस करने वाली बात यह है कि अब यहां से MCQs निकालते हैं हम। ये इसकी इन्वेलप है, ठीक है,
इन्वेलप। तो एमसीक्यूज आता है कि इन्वेलप जो है या वायरस की जो शेप है वो किस तरह की है, तो स्फेरिकल है बेसिकली, है ना जी। कैसी है? हाँ स्फेरिकल है, ठीक है, ये स्फेरिकल है, ठीक हो गया। एक एमसीक्यूज आता है कि इसका जो ये कैप्सिड है इसकी क्या शेप है, जी तो ये कोनिकल है। ये किस तरह का है? कोनिकल, ठीक है। इसी तरह फिर एक एमसीक्यूज आता है कि इसके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर कितने जीन पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं? 9 जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज आता है कि जो अटैचमेंट करवा रहा है पोस्ट के साथ, जो अटैचमेंट करवा रहा है पोस्ट के साथ, जो अटैचमेंट करवा रहा है पोस्ट के साथ, मैम को दीजिए, वो कौन करवा रहा है? जी हाँ जी, अटैचमेंट कौन करवा रहा है? ये जी, अटैचमेंट हमारे पास जो है वो GP120 करवा रहा है। इसी तरह जो है वो एक एमसीक्यूज आता है कि फ्यूजन जो है वो कौन करवा रहा है, ठीक है, फ्यूजन कौन करवा रहा है? ले आए खाए साथ, एनर्जी, एनर्जी सही हो जाए, सही है। तो वो फ्यूजन कौन करवाता है? GP41 करवाता है, ठीक है, फ्यूजन GP41। एंजाइम्स के बारे में एमसीक्यूज आगे चल के पढ़ता है। एक एमसीक्यूज आता है कि जो स्पाइक्स हैं इनका नंबर कितना है एचआईवी के पास, तो इनका नंबर कितना ठहरा? जी ये 72 होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो वायरस आपने देखा ये कौन सा है? एचआईवी। कौन सा है जी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो डिजीज कॉज करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना जी। अब उसका इसका जो लाइफ साइकिल है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब इसका लाइफ साइकिल जो है वो आप जरा देखिएगा, इसका जो प्राइमरी होस्ट है जरा उसको भी नोटिस करें। प्राइमरी होस्ट इसका क्या है? प्राइमरी होस्ट, हाँ जी, एमसीक्यूज आता है कि प्राइमरी होस्ट कौन है, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। इस हेल्पर टी लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर साइट पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हाँ कॉन्टेन CD4 रिसेप्टर साइट। इसी रिसेप्टर साइट की वजह से हेल्पर टी लिम्फोसाइट का एक और नाम भी है, इसे हम क्या कहते हैं? CD4 सेल, इसे हम CD4 सेल भी कहते हैं। अच्छा इसके अलावा ये कुछ और जो है कुछ और सेल्स के ऊपर अटैक करता है, और उसमें हमारे पास कौन से सेल्स हैं? उसमें हमारे पास, हाँ जी, ऑल्सो अटैक ऑन some macrophages and brain cells। ये कुछ मैक्रोफेजेस और ब्रेन सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। पॉइंट समझ आ गया जी? इज देयर एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, तो अगली बात, अब यहाँ पे साइकिल को फिर स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ साइकिल में ये है, ये जी, ये टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, डन हो गया। इसके ऊपर ये रिसेप्टर साइट कौन सी पाई जा रही है?
ये CD4 रिसेप्टर साइट है। अब बहुत तवज्जो से साइकिल को समझिएगा। CD4 साइट डन हो गया। ये हमारे पास आया कौन? HIV। ये उसका क्या है? कैप्सिड है। ये जी, इसके ऊपर यहां पर पाए जा रहे हैं क्या चीज? स्पाइक्स। और ये उसका क्या है? हाँ, ये उसका ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। GP 120। ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं, जो भी कंटेंट आपने उसमें देखा, तो यहाँ आपको आइडिया हो गया कि अटैचमेंट किसने करवाई है CD4 साइट के साथ? GP 120 ने करवाई है। अच्छा, अगले स्टेप में, ये पहला स्टेप था, इसे हम क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है जी? अटैचमेंट। अटैचमेंट, या जिसे आप क्या कहते हैं, और एडजॉर्प्शन, यहाँ क्या कहते हैं? दूसरा स्टेप देखें आप। दूसरे स्टेप के अंदर आपको नजर आएगा कि जो वायरस की इन्वेलप है, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ, इट विल होस्ट सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वायरस की इन्वेलप और होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई है। ये सेकंड स्टेप है, जिसे आप फ्यूजन कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्यूजन। हाँ, फ्यूजन किसने करवाई? जी, GP 41 ने करवाई। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद ये एंडोसाइटोसिस से जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है HIV। जी, कर गया एंटर। हाँ जी, ये एंडोसाइटोसिस से सेल के अंदर एंटर कर गया जी। हाँ, ये सेल के अंदर एंटर कर गया। ये जी, ठीक है, एंडोसाइटोसिस से एंटर कर गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे होगी अनकोटिंग। थर्ड स्टेप क्या डिक्लेयर कर देते हैं? अन अनकोटिंग। सही है, अनकोटिंग। अब अनकोटिंग में क्या होता है कि कैप्सिड बर्स्ट कर जाता है और उसमें से जो है वो, हाँ, उसमें से ये बाहर निकल आएगा सारा कंटेंट। अच्छा, उसमें आप देखेंगे कि RNA जो है वो बाहर निकले। दो स्टैंड है ना RNA के, दोनों बाहर निकलेंगे। एक को फौरन ही तोड़ दिया जाएगा राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम के थ्रू। RNA है ना, तो उसको डिकम्पोज कौन करता है? राइबो न्यूक्लियेज। अच्छा, ये अब सिंगल स्टैंडर्ड क्या है बताएं जी? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसके सामने जो है वो किसको रखा जाता है, क्या बनाया जाता है? पहले तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? DNA। अब ये जो काम करेगा कौन करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करेगा। ठीक है। RNA से पहले क्या बनाया? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। फिर ये DNA यहां से उतरेगा, DNA का सिंगल स्ट्रैंड यहां से उतर जाएगा। जब ये उतर जाएगा तो अब इसके सामने एक नया DNA का स्टैंड बना लिया जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड DNA। इसमें कितने स्टेप्स थे? 2 स्टेप थे। पहला स्टेप ये था जी, और दूसरा स्टेप ये था। दोनों स्टेप्स मिलके जो है वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये भी क्लियर हो गया। ओके, अगली बात। तो अब नोटिस करने वाली बात ये है, एक MCQs आता है कि ये जो RNA, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर क्या है? तो बेसिकली DNA को बना रहे, DNA पॉलीमरेज होगा। और ये किससे बना रहा है? इसलिए ये RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है। ये किस तरह का होगा? RNA
डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। पॉइंट समझ आया कि कोई नहीं आया? वेरी गुड। अच्छा, फिर इसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सेपरेट हो जाएगा, उतर गया, उसको फिर से ब्रेक कर दिया, राइबोन्यूक्लियेज उसको भी ब्रेक कर देगा। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो चुकी है। एनी क्वेश्चन? ओके, अब यहां पर जो है वो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, होस्ट का क्या पाया जा रहा है? ये जी, ये न्यूक्लियस है हेल्पर टी लिम्फोसाइट का, या जिन्हें आपने CD4 सेल्स कहा, इनका। इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। अच्छा, ये हमारे पास जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जी, ये एंटर करेगा किसके अंदर? हाँ, होस्ट न्यूक्लियस के अंदर, और जाके इंटीग्रेट करेगा किसके साथ? दी होस्ट के डीएनए के साथ। ठीक है, और जब ये होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा, इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहेंगे। अब हुआ क्या है कि वायरस का डीएनए आया है और होस्ट के डीएनए के साथ लग गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन, इसको एक एंजाइम डील करवाता है जो वायरस का अपना है, और उसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेज एंजाइम कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन इंटीग्रेज ने करवाई है। अब ये हमारे पास जो यहां पर वायरस का डीएनए लगा हुआ है, इसे हम प्रो वायरस कहना शुरू कर देंगे। प्रो वायरस, द वायरल डीएनए गेट अटैच्ड विद द होस्ट डीएनए इज कॉल्ड प्रो वायरस। डन हो गया। अब ये जो वायरल डीएनए है, ये अपने सामने किसको बनाएगा? ये अपने सामने, ये वायरस का डीएनए, ये अपने सामने आरएनए को बनवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी। हाँ, प्रो वायरस की क्या होगी? ये काम कौन करवाएगा? आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है? आरएनए। कौन बनवाएगा? आरएनए पॉलीमरेज, है ना जी, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज होस्ट का अपना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा कि इसको यहां से आरएनए को बाहर निकाल लिया जाएगा। आरएनए जो बाहर निकला, ये किसकी इंफॉर्मेशन रख रहा है? वायरस की। वायरस की है ना इसके पास इंफॉर्मेशन, तो ये एक्ट करता है इन टू वेज, एक्ट इन टू वेज। टू वेज कौन से हैं? टू वेज इसमें से हैं, पहला, ये एक्ट एज मैसेंजर आरएनए। हाँ, और दूसरा ये एक्ट करेगा, हम एक्ट एज जीनोमिक आरएनए। एक्ट एज व्हाट? ये मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट करेगा, और एक्ट करेगा एज अ जीनोमिक आरएनए। ये वायरस का जो आरएनए है, इसके एज ए जीनोम, ये जीनोमिक आरएनए होता है। जो एक्ट करेगा एज अ मैसेंजर आरएनए, वो किसके पास जाएगा? राइबो। अच्छा, इंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ था जी? यहां पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद क्या हुआ कि वो बाहर निकल आया। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, आगे देखें। अब आरएनए किसके पास जाएगा? मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स उसको रीड करके क्या बनाएंगे? प्रोटीन। हाँ, उस प्रोटीन को चेंज किया जाएगा किसमें? स्मॉलर स्मॉलर प्रोटीन्स के अंदर। किसके अंदर चेंज करेंगे? स्मॉलर प्रोटीन्स। यहां पर पड़ा हुआ है कुछ स्ट्रैंड किसके? जीनोमिक आरएनए के। ये स्मॉलर प्रोटीन्स आएंगी और ये उसको सराउंड करेंगी। हाँ, और ये कैप्सिड के तौर पे इसके इर्द गिर्द सराउंड कर जाएंगी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ ही ये एंजाइम्स भी हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर ये जो लार्जर प्रोटीन्स थी, इनको स्मॉलर प्रोटीन्स ने में किसने चेंज किया? प्रोटीएज जो वायरस का अपना है ना जी, कन्वर्जन ऑफ लार्जर प्रोटीन्स इनटू द स्मॉलर प्रोटीन्स। इसी तरह उसके बाद ये प्रोटीन्स आके क्या कर रही हैं? जीनोम को
सराउंड कर रही है जिनोमिक आरएनए को, ताकि क्या बन सके, कैप्सिड बन सके। ऐसा है कि नहीं जी? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, आप जरा तवज्जो से देखें कि ये जो है बाहर, ये कैप्सिड बाहर निकलेगा। हाँ जी, ये जी, ये जी, ये कैप्सिड जो है वो मुकम्मल तौर पे बाहर निकल गया, और ये एक वायरस जो है वो कट ऑफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास था लाइफ साइकिल किसका, नए वायरसेस बनना शुरू हो गए। अब आपको ये पता है कि एचआईवी जो है वो किस तरह से फैलता है। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं। एचआईवी जो है वो यूज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से फैलता है। एचआईवी जो है वो मदर टू बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू फैलता है। इसी तरह जो है वो अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से जो है वो स्प्रेड हो रहा होता है। और इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो यही सारे हैं कि अवॉइड किया जाए सारे जो है वो मिस जो है वो यूज है। उसके बाद आपको पता है इसकी स्टेजेस, एड्स की 3 स्टेजेस है ना, 3 स्टेजेस में एडवांस होता है। सबसे पहली जो है वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज है, जिसमें सिम्टम 9 मंथ के लिए पहले अर्ली स्टेज में अपेयर होते हैं, फिर वो डिसअपेयर हो जाता है। 9 मंथ के दौरान कोई सिम्टम अपेयर नहीं होता। हाँ, और सिम्टम जो है वो आपने पढ़े हुए हैं, फीवर है, चिल है, रैशेस हैं, है ना, इस तरह के। हाँ, स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स हैं कुछ इस तरह के जो है। तो उसके बाद सिम्टम नहीं होंगे 9 मंथ तक। अच्छा, इसमें ये होगा कि बंदा अगर टेस्ट करवाता है एंटीबॉडीज काउंट का, तो उसमें जो है वो एचआईवी पॉजिटिव आएगा। सेकेंड स्टेज हमारे पास जो है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस, उसमें उसमें जो है वो सिम्टम थोड़े से चेंज हो जाते हैं, और वो 9 मंथ के बाद सेकेंड स्टेज आती है। और थर्ड स्टेज आपको आइडिया है, जिसमें स्वेयर वेट लॉस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाती है। ठीक है जी, इसी तरह से जो है वो लिम्फ ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, सो ऑन। ये थर्ड स्टेज है हमारे पास, और ये लास्ट मोस्ट एडवांस्ड स्टेज है। ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस होती हैं। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस को भी हम जानते हैं, ऐसी डिजीजेस जिनमें जो है वो इम्यूनिटी ना होने की वजह से कोई भी जर्म आके अटैक कर देता है अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए। इसमें वायरल डिजीजेस भी आ जाती हैं, बैक्टीरियल डिसऑर्डर भी आ जाती हैं, और बाकी डिसऑर्डर्स भी आ जाती हैं। तो कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज हो जाएगी। ट्रीटमेंट इसका एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट थेरेपी है। ठीक है, ये कुछ एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें फिर क्या होगा कि बंदा सारी जिंदगी मेडिसिन यूज करेगा तो वो ठीक रहेगा, और उसमें एड्स ट्रांसफर भी नहीं होगी दूसरे बंदे को। मेडिसिन छोड़ेगा तो एड्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी। और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इस्तेमाल करने से बंदा उतना जीता है जितना एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जी रहा होता है। पॉइंट समझ आ गया जी? तो ये हमारे पास कुछ एड्स के रिलेटेड चीजें थी। आपने कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप बता दें।